कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारे स्वदेशी आंदोलन। उसके बारे में बातचीत करेंगे। परिचय के रूप में बात करें तो स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख आंदोलन था, जो हमारे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आर्थिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये जो आंदोलन है ये किस लिए शुरू किया गया था? ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ आर्थिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमारे ब्रिटिश वस्त्र और वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी मतलब देश में बने हुए वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देना था। अब बात करें स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि की। सबसे पहली चीज आती है बंगाल विभाजन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। क्या किया? बंगाल विभाजन किया, जिससे बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में दो में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर उस समय 1905 के समय राष्ट्रवाद की तेज लहर चल रही थी, और वो चल रहे थे हमारे हिंदू बंगाली। हिंदू बंगाली, ये जो हमारे हिंदू बंगाली थे इनके द्वारा चलाई जा रही थी। अब ये शब्द याद रखना, हिंदू बंगाली लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद की एक तेज लहर चलाई जा रही थी। उस समय जो हमारे कर्जन साहब थे वो इस चीज से डर जाते हैं, तो वो सोचते हैं हिंदू और बंगाली दोनों शब्दों को अलग अलग कर दें, कि हम बंगाल के दो टुकड़े कर देंगे। एक जगह हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देंगे, तो एक जगह बंगालियों को अल्पसंख्यक बना देंगे। तो इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन किया। पहला उन्होंने भाषा के आधार पर किया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया बंगाली को अल्पसंख्यक कैसे बनाया, तो इसने क्या किया कि भाषी बंगाल में अल्पसंख्यक बन गए। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यह क्योंकि 1 करोड़ 70 लाख लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख हो गई। मतलब जो हमारे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में जो बंगाली भाषा, जो हिंदू तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन बंगाली बोलने वाले बहुत कम है। तो पहला विभाजन तो उन्होंने किया भाषा के आधार पे, कि जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हिंदू तो जनसंख्या में ज़्यादा है, जबकि हमारे बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता धर्म के आधार पर। उन्होंने कैसे बांटा कि धर्म के आधार पर पश्चिम बंगाल में हिंदू तो ज़्यादा थे, लेकिन पूर्वी बंगाल के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, जबकि वहाँ बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है लेकिन हिंदू कम है। जहाँ हिंदुओं की संख्या कुल 5 करोड़ 40 लाख में से 4 करोड़ 20 लाख थी, जबकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक था, वहाँ हिंदू की संख्या कम कर दी। जहाँ कुल आबादी मतलब 3 करोड़ 10 लाख में से मुसलमानों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख थी। तो पूर्वी बंगाल में तो हम वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में हमारे बंगाली अल्पसंख्यक हो गए। अब ये जो विभाजन हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने ये तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन करना जरूरी था, लेकिन इसका असली उद्देश्य था फूट कर लो राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम समुदाय को विभाजित करना। कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय को बांटना इसका मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं हमारे बंगाल विभाजन में हुआ क्या था घटनाक्रम। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। क्या? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। कितना? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी तरफ मॉर्निंग डे मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब बात करें बंगाल में विरोध की। बंगाल के लोग विभाजन के खिलाफ हो गए। इसका तीव्र विरोध हुआ। पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया, जिससे स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। अब हम बात करें स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी? पहली विशेषता आती है हमारी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। इसके अंतर्गत क्या किया गया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों को जलाना इसके अंदर।
ब्रिटिश सामान का विरोध करना, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना, ये मुख्य कार्य थे। स्वदेशी वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देना, क्या स्वदेशी वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देना, तो इसमें खादी और हाथ से बने वस्त्रों को अपनाया गया। स्वदेशी उद्योगों और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित किया गया, मतलब दोबारा से शुरू किए गए। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना, जैसे हमारा साबुन, माचिस, कपड़ा, ऐसे जो उद्योग थे, उत्पाद थे, उनको बढ़ावा दिया गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की बात करें तो ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज खोलना, जैसे हमारा बंगाल नेशनल कॉलेज, ऐसे कॉलेज खुले। हम ये देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन के अंदर शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन किया गया। शिक्षा के माध्यम से स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का विकास किया गया। राष्ट्रीय एकता का निर्माण की बात करें तो आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। स्त्रियों, किसानों और श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई गई। इसमें क्या है, स्त्रियों, किसानों और श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी। राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें इस आंदोलन के, तो भारतीय त्योहारों, लोकगीतों, नाटकों के माध्यम से स्वदेशी भावना का प्रचार प्रसार किया गया। लोकगीतों, कविताओं और कला के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा दिया गया। अब बात करें स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया। पहले नेता थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन जैसे स्वदेशी आंदोलन खत्म होता है तो इस आंदोलन को जब ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया, तो बाद में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह की धारा 124A लगाकर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। ये आपको दोनों ही चीज़ें बता रहे हैं कि आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद। फिर लाला लाजपत राय, ये पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। बाद में जब ये आंदोलन कुचल दिया गया, तब लाला लाजपत राय इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से होते हुए फिर कहाँ चले गए, अमेरिका, USA चले गए। तो बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बात करें, बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व किया था बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन को आसमान से गिरा वज्रपात का, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, आसमान से गिरा वज्रपात का। बाद में बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। जब इस आंदोलन को कुचल दिया गया तब उन्होंने क्या किया, राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंदो घोष, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आध्यात्मिक और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक और स्वाभिमान से जोड़ा। वैसे उन्हें भी जेल होती है, तो लेकिन बाद में क्या है, अरविंदो घोष ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की और उन्होंने एक पांडिचेरी के अंदर एक आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी की बात करें तो बाद में उन्होंने इस आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाकर असहयोग आंदोलन में इसे और भी मजबूत किया। 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें इसे और भी मजबूत किया। फिर बात करें स्वदेशी आंदोलन की रणनीतियों की। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ उसकी बात करें। ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार किया गया। हाथ से बने खादी वस्त्रों और अन्य जो भारतीय उत्पाद थे उनको अपनाना। विदेशी सामानों की जगह स्वदेशी उत्पादों का उपयोग किया गया। क्या, विदेशी सामानों की जगह क्या, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। इसी क्रम में क्या थे, जो हमारे गुरदास बनर्जी थे, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की और इस परिषद के तहत गुरदास बनर्जी ने कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और अरविंदो घोष कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लोकल उद्योग मतलब जो हमारे जो सामान्य उद्योग थे लोकल, उनका समर्थन किया गया। इसी क्रम में हमारे जो PC रॉय थे, हमारे वैज्ञानिक या केमिस्ट थे PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इसकी स्थापना की। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन को सांस्कृतिक जागरूकता से जोड़ा गया। क्या, राष्ट्रीय आंदोलन को सांस्कृतिक जागरूकता से जोड़ा गया। स्वदेशी आंदोलन को लेकर नरम दल और गर्म दल में मतभेद हो गया था। वैसे तो आपको ये पता होगा नरम दल और गर्म दल कौन कौन थे। तो नरम दल का मतलब होता था जो अनुनय विनय की नीति के आधार पे क्या कहते हैं, ब्रिटिश जो दमनकारी नीतियां थी उनका विरोध करते थे। जबकि गर्म दल क्या है कि आंदोलन के जरिए, उग्रवाद के जरिए, तो वो थोड़ा उग्र थे उस चारों में। तो हमारे गर्म दल में
मुख्य रूप से 4 नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल मतलब, लाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब वो बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष। ये हमारे गर्म दल के कुछ खास नेता थे। तो अब क्या था कि कांग्रेस के अंदर ये पहले तो मिल के रहते थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या इनमें विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस में विभाजन हो गया, वो भी एक गर्म दल और नरम दल के रूप में। नरम दल तो क्या कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत क्या बंगाल विभाजन के रूप में की गई थी, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था इसी वजह से की गई थी। और नरम दल कहता था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, इसका बस यही 2 ही काम होने चाहिए इसके अंदर, और ज्यादा काम नहीं होने चाहिए। गर्म दल कहता है कि गर्म दल ये कहता है स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहिए, इसे केवल हमारे बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गर्म दल क्या ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहता था, न कि केवल विदेशी वस्तुओं का। बात करें आगे, विदेशी व स्वदेशी आंदोलन भारत बंगाल के अलावा देश के अन्य भागों में भी हुआ। जैसे हमारे दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम राव ने। पंजाब में लाला लाजपत राय ने, और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन किया। तो आप देख सकते हैं गर्म दल के कुछ नेता थे, इन्होंने इसे बंगाल के बाहर भी फैलाया। अब स्वदेशी आंदोलन से क्या हुआ, मतलब स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? पहला था आर्थिक प्रभाव। इससे क्या हुआ? विदेशी वस्त्रों और उत्पादों की बिक्री में गिरावट आती है। भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को पुनर्जीवन मिला। भारतीय बाजार में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ गई। स्वदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों और उद्योगों की स्थापना होती है। क्या? स्वदेशी बैंकों, बीमा कंपनी और उद्योगों की स्थापना हुई। राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े? राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह आंदोलन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कांग्रेस के नेता आंदोलन में सक्रिय हुए, जिससे ब्रिटिश सरकार को दबाव महसूस हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर कानून बनाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो महिला और जो युवा थे उन्होंने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भागीदारी की। क्यों? क्योंकि ये सब लोग आगे बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। भारतीय संगीत और साहित्य कला को प्रोत्साहन मिलता है। इसी दौरान क्या 2 मुख्य गीत गाए गए। कौन कौन से? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से गीत गाए गए थे? तो हमारे वंदे मातरम और एक आमार सोनार बंगला। दोनों आपको पता ही होंगे कि वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान तो हमारा जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। और जो हमारा आमार सोनार बांग्ला है, ये हमारा जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रगान है। तो इसका राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। कृष्ण कुमार मित्र के जो संजीवनी समाचार पत्र में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। क्या? कृष्ण कुमार मित्र का एक समाचार पत्र था संजीवनी, तो समाचार पत्र में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। अश्विनी कुमार दत्त है, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति या स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की तथा स्वदेशी नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। क्या? स्वदेशी नामक समाचार पत्र निकाला। अश्विनी कुमार दत्त क्या 22 साल मतलब बंगाल के अध्यापक थे। अश्विनी कुमार दत्त क्या कहाँ के थे? 22 साल ये बंगाल के अध्यापक थे। फिर अवनिंद्र नाथ टैगोर ने स्वदेशी चित्रकला शुरू की, और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। अब ये सोसाइटी क्या करती थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट क्या करती थी? ये संस्था छात्रवृत्ति देने का कार्य करती थी, और इस संस्था के तहत नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली थी। और नंदलाल बोस पहले व्यक्ति थे जिनको इसके थ्रू छात्रवृत्ति मिली थी। हिंदू मुस्लिम एकता को इससे बल मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे बंगाल में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। हिंदू मुस्लिम एकता को इससे बल मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे बंगाल में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। फिर हमारे ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, जैसे आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए, छात्रों और शिक्षकों को दंडित किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया, स्वदेशी वस्त्रों को बैन कर दिया गया, बंगाल विभाजन को लागू करने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई। अब स्वदेशी आंदोलन एक दिन तो अंत होना ही था, तो इसका अंत कैसे हुआ और इसे हमें क्या मिला? विरासत मतलब क्या मिला?
बात करें 1911 में, तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया दिल्ली दरबार के दौरान। हालांकि आंदोलन ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्र संग्राम में एक नई ऊर्जा दी। इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन मतलब 1920 से 1922 तक, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो हमारे 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। भारत में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का विचार जगा, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी आंदोलन। पहला महत्व रहा, स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया था। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन जैसे क्षेत्रीय मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पूरे भारत में फैल गया था। स्वदेशी अपनाने, अडॉप्टिंग स्वदेशी, और विदेशी बहिष्कार मतलब बायकॉटिंग फॉरेन, इससे स्वदेशी उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई, जिससे भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। हमने स्वदेशी अपनाने और विदेशी बहिष्कार जैसे नए उपकरण सीखे थे, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सहायता करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को 1909 में सुधार करने पड़े। जब सरकार ने इस अहिंसक आंदोलन का दमन किया, तो भारतीय युवाओं का रुझान क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब स्वदेशी आंदोलन के अंदर कुछ कमजोरियां थी। कमजोरी की बात करें, कमियों की बात करें, तो पहले अल्पकालिक की बात करें तो ये आंदोलन लंबी अवधि तक नहीं टिक पाया। पहली कमी तो ये थी कि आंदोलन लंबी अवधि तक नहीं टिक पाया। दूसरी कमी की बात करें तो किसानों और मजदूरों की कम भागीदारी थी इसमें। वह मुख्यतः शिक्षित और शहरी वर्ग तक ही सीमित रहा, भारतीय ग्रामीण तक नहीं पहुंचा। 3 कमियां थी। ब्रिटिश दमन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कड़े दमनकारी कदम उठाकर इस आंदोलन को कमजोर किया। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया और ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन को कुचल दिया। कांग्रेस में जैसे विभाजन होता है, ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया। संरचित नेतृत्व की कमी की बात करें तो इस आंदोलन में कोई एक संगठित नेतृत्व नहीं था, जिससे यह अधिक संगठित और प्रभावी बन सके। स्वदेशी आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें, आज भी काम आ सकता है कि, तो उसकी बात करें, आज भी स्वदेशी आंदोलन की आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत सरकार के कई कार्यक्रम जैसे हमारे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों को ही आगे बढ़ाते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आर्थिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया था, और ये क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को प्रभावित किया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने स्वदेशी आंदोलन को देखा, क्यों शुरू हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, क्या क्या हुआ, किस तरह के प्रभाव थे, क्या महत्व था, इन सबको जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।